नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मेकर में। जैसा कि आप सभी को पता है, एक और नई हम एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए। बेसिकली हम एक पूरा कॉन्सेप्ट ही इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके लिए फंडामेंटल जो है कराएंगे। ये आपके एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पैट, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे या इसके अलावा अगर आप कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी ये क्लास है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या करेंगे हम इसमें हम मौलिक अधिकार करेंगे, तो ये आपको याद रखना। पहले मौलिक अधिकारों के बारे में एक बेसिक सी छोटी सी जानकारी देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें अनुच्छेद और उनके अंदर विषय क्या क्या है, उनके अंतर्गत क्या क्या विषय है। इसी के तहत जो है हम 5 प्रकार की रिट को भी जो है देखने वाले हैं। तो ये आपको जो है वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप क्लास के साथ जुड़ गए हैं, क्लास में आ गए हैं, तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में आपको इसे लाइक भी करना है। ठीक है, क्या देख रहे थे? हम देख रहे हैं आपके मौलिक कर्तव्य। क्या हम यहाँ पर करने वाले हैं आज मौलिक कर्तव्य। तो इसके बारे में एक ब्रीफ जो है मौलिक अधिकार, सॉरी माफी चाहता हूँ, मौलिक अधिकार और इनके बारे में जो है आज एक छोटा सा ब्रीफ हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदरूनी मामलों को हम देखेंगे कि कौन कौन से विषय हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें मौलिक अधिकार की, तो याद रखिएगा ये भाग 3 में है। किसमें? भारतीय संविधान के भाग 3 में है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के तहत है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। कहां से? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा इसे किससे लिया गया है, तो इसे भारतीय संविधान में लिया गया है यूएसए से। कितने? यूएसए से जो है इसे भारतीय संविधान में लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो याद रखिएगा जो मूल संविधान है इसमें जो मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार थे ये हो जाएंगे आपके 7। कितने? मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे ये थे 7। अगर बात करें वर्तमान में कितने हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में हैं ये आपके 6। एक मौलिक अधिकार को जो है हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया है? कब? तो याद रखिएगा 44 में संविधान संशोधन 1978 में। याद रखिएगा क्या नाम था उसका? तो इसका नाम था संपत्ति का अधिकार। क्या नाम था? संपत्ति का अधिकार। इसे हटा दिया गया है और इसे हटाने के बाद वर्तमान में बचे हैं आपके मौलिक अधिकार 6। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार अब क्या है, तो याद रखिएगा जो संपत्ति का अधिकार है अब ये विधिक अधिकार है। क्या है? अब ये है विधिक अधिकार। और अगर बात की जाए कि किस आर्टिकल के तहत है, तो ये है आर्टिकल 300A के तहत। किसके? आर्टिकल 300A के तहत जो है अब ये एक विधिक अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि किसकी सरकार थी इसे हटाते समय, तो याद रखिएगा जनसंघ की सरकार थी। और अगर आपसे पूछा जाए पीएम कौन थे, तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई। कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। तो ये आपको याद रखना। याद रखिएगा जो भारतीय संविधान का भाग 3 है इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा जो है ये भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बात करें किससे लिया है, तो याद रखिएगा यूएसए से जो है इसे लिया गया है। एक रिपोर्ट है आपकी 1928 की, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट, उसमें भी जो है इनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये आपको याद रखना। अब हम देख लेते हैं जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये कौन कौन से हैं और इनमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको जान लेनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं आपके पास। कौन कौन से? सबसे पहले है आपका समानता का या कहें समता का अधिकार। ठीक है, मतलब सभी लोग जो हैं वो समान हैं, चाहे वो किसी परिप्रेक्ष्य में देखें। तो उसे देख के जो है सबसे पहले हम समानता का अधिकार देखते हैं। आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 19 से 22। शोषण के विरुद्ध या शोषण के खिलाफ अधिकार हो जाएगा आपका आर्टिकल 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचार की बात करें तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 32
2। यहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत ही हम 5 प्रकार की रिट को भी जो है आने वाले आगे की जो आपकी वीडियो है इस क्लास में आगे हम जो है इसके बारे में भी जानेंगे। याद रखिएगा इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा। क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा जो है इसे कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले हम देखते हैं समानता के विरुद्ध और समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के बीच। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? याद रखिएगा आर्टिकल 14 क्या कहता है? राज्य को किसी भी व्यक्ति, भारतीयों के साथ साथ विदेशी, मतलब ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। ठीक है, राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा भारतीय क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी अन्य वर्ग से आते हैं, कोई किसी और अन्य वर्ग से आता है, तो जो उच्च वर्ग से आता है उसे रियायत दी जाएगी कानून के सामने, जो निम्न वर्ग से आता है उस पर जो है कानून थोपा जाएगा, एक्स्ट्रा जो है उसे मतलब उनके बराबर समान संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सेम ऐसा नहीं हो सकता कि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको छूट दी जाए और जो भारत का नागरिक नहीं है उसे छूट ना दी जाए। मतलब समान, मान लो चोरी का आरोप है तो चोरी के आरोप में नागरिक और गैर नागरिक, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग, कोई पदाधिकारी या कोई और, किसी को भी इसमें छूट नहीं मिलेगी। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपके अगला हो जाएगा आपका अनुच्छेद 15, राज्य द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल, याद रखिएगा यहां पर जो शब्द आपको ध्यान रखना है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ये कोई भी राज्य जो है भेदभाव नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना। मतलब इसके अलावा कोई और आधार पर किया जा सकता है, लेकिन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कोई भी राज्य नहीं करेगा। राज्य, कोई भी राज्य की बात करें या हम देश की बात करें, राज्य यानी एक नेशन जो है ऐसा नहीं करेगा। अगला है आपका, एक है आपका आर्टिकल 16, इसमें नहीं है, माफी चाहता हूं, इसमें एक हो जाएगा आपका अनुच्छेद 16, गलती से मिस हो गया, अनुच्छेद 16। और ये क्या है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका लोक नियोजन में अफसर की समानता। क्या हो जाएगा? लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? इसका अर्थ जो हो जाएगा, इसका अर्थ है कि मान लीजिए आप कहीं जॉब लेने जाते हैं, मतलब कोई भी लोक नियोजन का कार्यक्रम है, कोई भी जो है जनता को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी एक उनके विकास को लेकर, उनके हित को लेकर कोई कार्यक्रम है, चाहे नौकरियां हैं या कुछ भी है ना, उसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है किसी को अधिक अवसर दिए जाएंगे और किसी को कम अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो समाज में वृद्धि की हो, चाहे वो आर्थिक समृद्धि की हो, किसी भी चीज को लेकर, चाहे लोक नियोजन में किसी भी चीज को लेकर इसकी बात की जाए, सभी को जो अधिकार हैं वो समान दिए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 17 क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर निषेध। मतलब जो अनटचेबिलिटी है, क्या है? जो अनटचेबिलिटी है उसका पूरी तरह से निषेध, कोई भी इसका पालन नहीं करेगा किसी भी रूप में, किसी भी रूप में जो है इसका पालन निषेध है, किसी भी तरह से इसका अभ्यास आप नहीं कर सकते। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, यानी कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है या ऐसा कुछ करता है तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, वो एक दंडनीय अपराध है और उसे दंड देने का प्रावधान है। तो ये आपको याद रखना है। अगला कोई आपका है अनुच्छेद 18, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना किसी भी राज्य से उपाधि, उपहार, परिलब्धियां या किसी भी प्रकार का पद स्वीकार नहीं करेगा। ये क्या है? ये है आपका आर्टिकल 18। इसे कहते हैं, आप शॉर्ट में कह सकते हैं, उपाधियों का अंत। क्या हो जाएगा? उपाधियों का अंत है ये। तो ये आपको याद रखना है। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार की उपाधि किसी को भी प्रदान नहीं की जाएगी सिवाय किसके? सैन्य और शिक्षा को छोड़कर, सैन्य व शिक्षा को छोड़कर, सैन्य व शिक्षा को छोड़कर
किसी को भी किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी शिक्षा में, जैसे डॉक्टरेट की दी जाती है, जैसे इंजीनियरिंग की जाती है, जैसे पीएचडी के बाद जो है ना ये जो उपाधियां दी जाती हैं, इन उपाधियों को छोड़कर, शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर बात करें सैन्य में तो जो कमांडर होगा, कर्नल होगा, जनरल होगा, ये उपाधियां, इसके अलावा कोई भी उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। अगर बात करें राज्य के दिन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, जब तक राष्ट्रपति उसे अनुमति नहीं दे देंगे तब तक वो किसी भी राज्य से उपाधि, मतलब अन्य नेशन से उपाधि, उपहार, उपलब्धियां या किसी भी प्रकार का पद स्वीकार नहीं करेंगे अगर वो भारतीय आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो भारतीय व्यवस्था है, इसमें अगर किसी लाभ के पद पर हैं तब। अनुच्छेद 19, इस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसमें क्या किया गया है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है भारतीय नागरिकों को दी गई हैं। किस किस प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता है उसे हम यहाँ पर देखते हैं। 6 स्वतंत्रताएं हैं। पहली है आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो कहना चाहते हैं, जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको दी जाएगी। आपको बात बोलने की स्वतंत्रता है, आप जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, मतलब आप शांतिपूर्वक कई सारे लोग जो है शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, बतौर शर्त उनके पास हथियार ना हो। अगर उनके पास हथियार हैं तो उन्हें इसकी जो है स्वतंत्रता नहीं है, और फिर उन पर जो है केस या कहें उन पर जो कार्रवाई है वो की जा सकती है अगर हथियार के साथ कोई इकट्ठा हो रहा है तब। अगला, संघ या संगम या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, संघ बनाने की, संगम या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता ये भी आपको दी गई है। अगला, भारत के पूरे क्षेत्र में आवास संचरण की स्वतंत्रता, मतलब आप पूरे देश में कहीं भी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी प्रकार की रोक टोक आप पर नहीं लगेगी। ये क्या, ये आपके आबाद संचरण, पूरे भारत में आबाद संचरण की स्वतंत्रता है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता, आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, या बात करें आपके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, आप कहीं भी रह सकते हैं। कोई भी स्थान जो भारतीय टेरिटरी के अंदर है आप वहां रह सकते हैं, आप पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है, आप वहां रह सकते हैं। आप वहां बसना चाहते हैं तो आप वहां बस भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पसंद के किसी भी पेशे में जाने की स्वतंत्रता, मतलब जो आपकी इच्छा है, जो भी आप पेशा चुनते हैं, जो भी पेशा आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आर्मी में जाना है, या टीचर बनना है, या कोई और जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका अनुच्छेद 20। यह अनुच्छेद एक दोषी व्यक्ति को कार्योत्तर कानून, दोहरे खतरे और अपराध के खिलाफ गवाही से आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशों पर भी लागू होता है। जो आपका आर्टिकल 20 है, यह विदेशों को भी दिया गया है। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी ने क्राइम किया तो एक ही क्राइम को 2 बार सजा उसे नहीं दी जाएगी। उससे यह नहीं कहा जाएगा कि अपने खिलाफ गवाही दो, ठीक है, ये नहीं होगा। और याद रखिएगा, किसी भी तरह का जो कह सकते हैं ना कि उसने अपराध आज किया, 4 साल पुराना कानून उस पर नहीं थोपा जा सकता। ये है आपका मतलब अगर इस आधार पे कि आज से 4 मतलब एकदम रिप्लेस कर दिया जाए 4 से 4 साल पुराना कानून, तो इस तरह का किसी भी तरह की जो समस्या है ये अपराधी को नहीं आ सकती। तो ये आपको रखना है, ये इससे संरक्षण देता है आर्टिकल 20, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कार्योत्तर, कार्य के मतलब कहने का मतलब यह है कि दोषी जब कार्य कर लेगा उसके बाद उसे जो है सजा दी जा सकती है, उससे पहले उसे सजा नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन, अगला आपका आर्टिकल 21। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इसके मुताबिक ये है कि आपको इसमें क्या दिया जाता है, इसमें जो है आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है इसके तहत आपको दी गई है। इसके मुताबिक क्या है, इसके मुताबिक यह है कि अगर जो है
कोई व्यक्ति है, अगर कोई कानून उसके लिए बना दिया जाता है तभी जो है उसे इस प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता को उसकी बाधित किया जा सकता है। प्राण एवं दैनिक मतलब जीवन जीने का अधिकार। कानून बनाकर ही जो है उसके जीवन जीने के अधिकार पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वरना इसके नहीं लगाया जा सकता। मेनका गांधी मामले में के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के तहत कई घोषणाएं की थी। मतलब इसके तहत कई प्रकार के, जैसे स्वच्छ जल की, मतलब इसके तहत और भी कई प्रकार के जो आपके हैं, जैसे स्वच्छ जल का अधिकार, बिना हथकड़ी के जेल में रहने का अधिकार है ना, आपका शुद्ध जल का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार है ना, इस तरह का अधिकार, जेल में पूर्ण मर्यादा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये सभी इसके तहत आते हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, सॉरी स्वास्थ्य का अधिकार, ये भी इसी के तहत आता है। आर्टिकल 21 यह शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जो है कंपलसरी है। ये आपको रखना है बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये मौलिक अधिकार है। सरकार का दायित्व है कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था वो करे, वो भी फ्री में। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसे 86 में संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है। संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है, संशोधन द्वारा लाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और इसे लागू किया गया है कब, तो याद रखिएगा इसे लागू किया गया है अप्रैल 2010 से। कब से? अप्रैल 2010 से जो है इसे लागू किया गया है, तो ये आपको याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? ओ सॉरी, अगला अनुच्छेद, आपका अगला आर्टिकल क्या हो जाएगा? यह अनुच्छेद उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया। मतलब गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने से स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 22 देता है, तो ये आपको रखना। मतलब इसके तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर, किसके 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट, यानी किसके साथ? मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने जो है पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को गिरफ्तार कर लिया और महीने भर तक किसी को खबर ही नहीं है, गिरफ्तार किया हुआ है, नाम मतलब चढ़ा हुआ है, जैसे गए गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई हो गई है लेकिन जज के सामने पेश नहीं किया है, ऐसा नहीं करना। अगर गिरफ्तारी हुई है 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ लेके जाना है? मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो है पेश करना पड़ेगा। अगला अनुच्छेद 23, इस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और किसी भी प्रकार के बलात्श्रम पर सख्त प्रतिबंध है और अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दी जाती है। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू है। कहने का मतलब यह है, यहां पर आपको मानव तस्करी, जैसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों को उठा के बच्चों को बेच देते हैं ना, बच्चों की किडनी वगैरह निकाल लेते हैं, ये जो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये पूरी तरह से प्रतिबंध है। बलात्श्रम, जबरन किसी से काम कराना, जबरन किसी से काम कराना, डरा धमका के जबरन या किसी तरह से उसे मजबूर करके जबरन काम कराना क्या हो जाएगा? ये आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन है, तो ये आपको याद रखना है। और ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्रदान किए जाते हैं, दोनों पर लागू है, दोनों इस अनुच्छेद का लाभ उठा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला अनुच्छेद 24 क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक गतिविधियों में रोजगार इस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध है। मतलब इस आर्टिकल के तहत क्या कहा जाता है? इस आर्टिकल के तहत यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक जगह पर, चाहे वो खदान हो, चाहे वो कारखाने हो, या कोई भी इसी तरह का खतरनाक गतिविधि हो, उसमें उनसे काम नहीं कराया जा सकता। और ऐसा कराया जाता है तो ये उस बच्चे के जो फंडामेंटल राइट हैं उनका वायलेशन है, तो ये आपको याद रखना है। इसके तहत एक चीज याद रखिएगा, अगर हानि रहित नौकरियां हैं, जैसे कोई चाय के ठेले पर काम कर रहा है या कहीं और काम कर रहा है, मतलब वहां उसे हानि नहीं है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है वहां काम करने दिया जा सकता है, लेकिन बतौर शर्त किसी भी प्रकार की हानि वहां ना हो रही हो। ठीक है, अगला अनुच्छेद 25, यह अनुच्छेद अंतरात्मा की स्वतंत्रता, याद रखिएगा, यह अनुच्छेद अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है आप स्वतंत्र हैं अपने धर्म को मानने के लिए, आप
स्वतंत्र हैं अपने धर्म को मानने के लिए, आप जैसे चाहें अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की रोक टोक आपको अपने धर्म के मामले में सरकार द्वारा, राज्य द्वारा, नेशन द्वारा नहीं की जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगर ऐसा होता है तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अगला क्वेश्चन आपका 26, इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। 26 में क्या है, इसमें 25 से 28 तक अपनी धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता में अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता है, उनमें से एक हम देख रहे हैं। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। धार्मिक और धर्मांत उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना, मतलब धार्मिक कार्यों के लिए या धार्मिक उद्देश्य के लिए अगर आप किसी संस्था का क्या कर रहे हैं, संस्था की स्थापना कर रहे हैं, तो ये लीगल है, आप ऐसा कर सकते हैं। अगला, धर्म से संबंधित मामलों में अपने मामलों का प्रबंध करना। धार्मिक संबंधी मामलों के लिए अपनी तरह से उन्हें अपने मामलों में उन्हें प्रतिबंधित करना या उनका मैनेजमेंट करना, ये लीगल है, याद रखिएगा। चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने के लिए, मतलब धर्म के आधार पर अगर कोई अपनी भूमि देना चाहता है तो आप उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति का स्वामी जो है धर्म को मानने वाली संस्थाएं हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये किसी भी प्रकार का वायलेशन नहीं है। अगला, कानून के अनुसार उन संपत्तियों का प्रशासन करने के लिए जो भी चल अचल संपत्तियां हैं जो एक संस्था के पास है, जो कि धर्म को लेकर बनाई गई हैं, और अगर ऐसा है तो उन संपत्तियों का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है, ये क्या हो जाएगा, जो प्रशासन है उसका मतलब उनको प्रशासित करना भी आपका एक मौलिक कर्तव्य है, और उनमें भी किसी भी प्रकार की रोक आपकी नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगला है आपका आर्टिकल 27। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए किसी भी प्रकार के करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं और आप कोई भी कर या टैक्स किसी भी धर्म को पोषित करने के लिए नहीं देना चाहते, तो ऐसे में कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको जो है टैक्स देना ही होगा। आप टैक्स नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टैक्स नहीं देना चाहते तो आप टैक्स मत दीजिए। ये इस तरह से आपको बाध्यता नहीं है। अगर आप अपने धर्म को पोषित करने के लिए टैक्स देना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, चंदा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कोई जबरन कराता है तो ये भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका आर्टिकल आपका 28, इस अनुच्छेद के तहत कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह से राज्य के धन से संचालित होता है तो उसे कोई धार्मिक निर्देश नहीं देना चाहिए। देखिए, ऐसे का कहने का मतलब अगर कोई शैक्षिक संस्थान है जिसका पूरी तरह से खर्चा सरकार उठा रही है, तो ऐसे में उसमें कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। आपने कई बार अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा सरकारी स्कूल जिन्हें पूरी तरह से सरकार संचालित करती है, वहां जैसे और स्कूलों में होली से पहले होली बनाई जाती है, वहां नहीं बनाई जाती। सरकारी स्कूल में कोई रक्षाबंधन नहीं, कोई होली नहीं, कोई ईद, कोई रमजान नहीं, किसी भी तरह का कोई क्रिसमस नहीं मनाया जाता। उनकी छुट्टी दी जाती है, पर स्कूल में ऐसा नहीं होता। और स्कूल के प्रारंभ और अंत में, प्रारंभ में राष्ट्रगान बजता है और अंत में वंदे मातरम। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की कोई वंदना होती है, जैसे या कुंदे दुत सार हार धवला वाली जो है ना अपनी वंदना, इस तरह की या कोई और जो वंदना है वो नहीं होती है। ये आपको याद रखना, ठीक है। या फिर आपका वो इतनी शक्ति हमें देना चाहता, वो आपकी वंदना जो है होती है क्योंकि वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर जैसे कोई भी जैसे ऐसा नहीं है कि कोई भी मुस्लिम धर्म की कोई भी चीज पढ़ानी शुरू कर दी जाए वंदना के रूप में, या हिंदू धर्म की कोई चीज या सिख या ईसाई धर्म की कोई चीज पढ़ानी शुरू कर दी जाए, स्पेशली तब जब उनका पूरा खर्चा राज्य यानी कि नेशन या सरकार उठाती है। ऐसे में ये अगर किया जाता है तो इस पर ऐसा करने पर उस स्कूल पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये वायलेशन के विरुद्ध है। आप नहीं करना चाहते, आपको जबरन कराया जा रहा है ना। आप कुरान वगैरह का पाठ नहीं करना चाहते और कराया जा रहा है, तो ये वायलेशन है, क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए सरकार जो है, या आपको गीता पढ़ाई जा रही है, आप नहीं पढ़ना चाह रहे, फिर तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है बाध्य करने वाली बात हो जाएगी और ऐसे में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आर्टिकल 28। अगला क्वेश्चन अगला है आर्टिकल 29। यह अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी विशिष्ट पहचान, देखो किस प्रकार के अल्पसंख्यक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। यानी कि ये अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं, ऐसा इनको
पूरा अधिकार है और ये इनके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यहाँ इन अल्पसंख्यकों को धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित करने पर भी रोक लगाता है। क्या मतलब है? इनका मतलब है कि अगर कोई इस प्रकार के जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो सांस्कृतिक, भाषा या धार्मिक है, इस प्रकार के अल्पसंख्यकों को धर्म, नस्ल, जाति और भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में अगर प्रवेश से वंचित किया जाता है तो उस पर रोक लगाई जाती है। यानी कि आप इनमें से किसी से भी संबंधित है और आप किसी एग्जाम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो आपकी धर्म, जाति, भाषा जो है अल्पसंख्यक हैं अगर आप, और इन चीजों को देखकर वो कहते हैं कि नहीं हम आपका एडमिशन नहीं करेंगे, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला अनुच्छेद 30 के तहत क्या है? यह अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। 29 और 30 क्या है? ये हैं आपके अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार। ठीक है, कौन कौन से अधिकार? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। जो भी शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यकों के लिए अगर आपने स्वयं बनाए तो उनका प्रशासन कैसा होगा? उनकी स्थापना आप कर सकते हैं और उनका प्रशासन करने का अधिकार भी आपके पास है। अगला, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से संबंधित किसी भी संपत्ति के अनिवार्य, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनिवार्य। ठीक, के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में राज्य द्वारा निर्धारित प्रतिपूरक राशि उन्हें गारंटीकृत किसी भी अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करती। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी मामले में राज्य द्वारा निर्धारित प्रतिपूरक राशि उन्हें गारंटीकृत किसी भी अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। चलो इसे एक बार देख लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, पहले इसे लिख लेते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से संबंधित किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में राज्य द्वारा निर्धारित प्रतिपूरक राशि उन्हें गारंटीकृत किसी भी अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है ना, उससे संबंधित जो संपत्ति है उसके अनिवार्य मतलब उसके लिए कोई जमीन देना चाहता है और वो उसका अधिग्रहण करना चाहते हैं। कैसे का मतलब है? उस जमीन को बेच कर, मतलब कोई जमीन बेच रहा है, वो उसे खरीदना चाह रहे हैं और उस पर एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बना रहे हैं। तो ऐसे में उस राशि पर जो है, जो वो मूल्य जिसमें वो खरीदते हैं, तो उस पर जो है, मतलब ये जो पूरी एक प्रक्रिया होगी, इसमें कोई भी राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ऐसा क्या है? ये इसका मौलिक कर्तव्य है, तो ये अधिकार है, तो ये आपको रखना। ठीक है, किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करते समय राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक है उन्हें ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को कम दिया जा रहा है, या भाषाई धर्म संख्यकों को अल्पसंख्यकों को कम दिया जाए और धार्मिक वालों को अधिक दिया जाए। ऐसा भेदभाव राज्य नहीं कर सकता, नेशन नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है। अगला क्वेश्चन 32, इस अनुच्छेद के तहत एक पीड़ित नागरिक किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के रिट सुप्रीम लागू करने के लिए एक मिनट, तो ये नहीं है, इसमें गलती से आ गया, ये आया था, कहां से आ गया यार? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, याद रखिएगा। या फिर इसे कह सकते हैं इस अनुच्छेद के तहत एक पीड़ित नागरिक किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर, किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर उन्हें लागू कराने के लिए, उन्हें लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट के जरिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, उल्लंघन पर उनको लागू
कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसे में पीड़ित जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उनको अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए डायरेक्ट कहां जा सकता है? तो याद रखिएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह संविधान की मूल विशेषता है। यह संविधान सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। और ये 5 प्रकार के अधिकार कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। याद रखिएगा, इसी के चलते इसे क्या कहा गया है? इसी के चलते इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या किया गया है? इसी के चलते इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ऐसा कहा गया है। कौन सी रिट है? तो 5 प्रकार की रिट है। कौन कौन सी? तो ये हम देख लेते हैं। पहली है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबस कार्पस। याद रखिएगा, आपको अंग्रेजी में भी याद रखनी है। आपको ये रिट हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी याद रखनी है, जिससे कि ये जो आपकी जो रिट है ये, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण ना देकर सीधे सीधे अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में हार्बेस कार्पस लिख देता है, यानी कि हैबियस कार्पस। ऐसे लिखकर आपसे पूछ लेगा हैबियस कार्पस रिट कौन सी है, इस तरह से आपसे पूछ लेगा, इसलिए आपको इसकी अंग्रेजी भी याद रखनी है। यह रिट एक व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, यह रिट हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को सशरीर प्रवेश करने का आदेश देती है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। यह रिट याद रखिएगा, हिरासत में लिए गए, व्यक्ति को सशरीर अदालत में पेश करने का आदेश देती है, और वो भी रिट जारी होने के 24 घंटे के अंतर्गत, चाहे सब या जीवित जैसा भी, पर सशरीर कहां पर? सशरीर कोर्ट में प्रवेश करने की में पेश करने का आदेश ये देती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला परमादेश मैंडमस। यह रिट सार्वजनिक अधिकारियों की अपने कर्तव्यों का पालन करने यह रिट सार्वजनिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है, जो वह विफल यदि वो विफल रहे हैं या प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया गया है तब। जब वह विफल रहते हैं या प्रदर्शन करने से इनकार कर देते हैं तब। ऐसे में जो है इसे क्या किया जाता है? इसे जो है ऐसे में इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इस रिट को जारी करता है। ठीक है, विफल रहते हैं या प्रदर्शन करने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में जो है क्या होता है? ऐसे में परमादेश जो रिट है ये जारी की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। सार्वजनिक अधिकारी जैसे जो आपके जो जनता वगैरह के लिए जो कार्य करते हैं ना, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या किसी और अधिकारी, क्लर्क हो गया, मतलब कोई भी विभाग, किसी भी विभाग में कोई अधिकारी है, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता या उसे करने में विफल रहता है, ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है इसे जारी कर सकता है। ठीक है, अच्छा, 5 प्रकार की रिट जो है हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 226 के तहत। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। यह रिट निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। कहने का मतलब ये, मान लो कि कोई अदालत है, निचली अदालत, और उसके पास किसी एक केस को सुनने का अधिकार नहीं है, किसी प्रकार के केस को सुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वह उस केस को सुनती है। ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है, प्रतिषेध यानी कि हम रोकते हैं, आपको इस काम को करने के से हम रोकते हैं। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में उन फाइलों को जो है अपने पास जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मंगा सकता है, और उन्हें जो है नोटिस जारी कर सकता है निचली अदालतों को, जिनके पास ये अधिकार नहीं था पर फिर भी जो है उन्होंने ऐसा काम किया है। ठीक है, अगला उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरी। ये क्या? यह उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें विशेष मामलों को उन्हें स्थानांतरित करने या विशेष मामलों में उनके आदेशों का रद्द करने के लिए, उन्हें उनके आदेशों को रद्द करने के लिए कहा जाता है। क्या मतलब है इसका?
मतलब ये देखो, पहले क्या था, जो निचली अदालतें उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो किसी क्षेत्र, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में काम कर सके, लेकिन वो काम कर रहे थे। ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी कर दी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो उनके अधिकार में नहीं है तो उस मामले को फिर वो अपने पास बुलाते हैं, दूसरी रिट के द्वारा, उत्प्रेषण रिट के जरिए। किसके? उत्प्रेषण रिट के जरिए। तो ये आपको याद रखना है। अगला, अधिकार परीक्षा यानी कि क्यो वारंटो, ये क्या होता है? इसका यह रिट किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर रहने से रोकता है जिसका वह हकदार नहीं है या जिस पद के लिए वो है नहीं। जैसे मान लो, कई बार आपने विभागों में देखा होगा कि कोई वहां अड़ा हुआ है, ट्रांसफर वगैरह हुआ है, नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा, दूसरा खड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने पद को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में क्यू वारंटो जो है रिट जारी की जाती है, और इस सार्वजनिक पद पर बने रहने के लिए, मान लो किसी को बर्खास्त कर दिया, मैं नहीं जा रहा, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल सही हूं, ऐसे में, या किसी का वो सस्पेंड कर दिया गया और फिर भी वो नहीं जाने को तैयार, ऐसे में जो है क्या होता है? ऐसे में ये क्यू वारंटो जो रिट है ये जारी की जाती है। अनुच्छेद 33 में क्या है? इस अनुच्छेद के तहत संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों या खुफिया एजेंसियों के सदस्यों को दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी हैं, चाहे वो पुलिस बल हो, चाहे वो सशस्त्र बल हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो या खुफिया एजेंसियों, इनके मौलिक अधिकारों पर संसद कानून बनाकर जो है प्रतिबंध लगा सकती है। इन सभी के लिए मौलिक अधिकार सीमित होते हैं और इसका अधिकार जो है संसद के पास होता है, ठीक है, ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि ऐसा कोई ड्यूटी पर है, काम कर रहा है, अब उसे अचानक लगा कि यार मेरे को आर्टिकल 19 में यह कहा गया है कि मैं अबाध संचरण कर सकता हूं, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं जबकि ड्यूटी पर है, और ऐसे में वो कहे कि नहीं भाई मेरे को तो ऐसा नहीं होता, मेरे को तो आर्टिकल 19 के तहत मेरे तो जो फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन होता है ना, ऐसा ना हो इसके लिए संसद कानून बनाती है कि अगर आपको यहां सेवा करनी है तो आपको याद रखना होगा कि आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है और उनके बीच अनुशासन बना के रखा जा सके इसके लिए। और हालांकि कोर्ट मार्शल जो होता है इसको इससे दूर रखा गया। कोर्ट मार्शल जो है ये पूरा आर्मी है और इसको इसमें शामिल नहीं किया। कोर्ट मार्शल को लेकर संसद कानून नहीं बनाती है, ठीक। अगला, ऐसे कानून बनाने की शक्ति केवल किसके पास है? केवल संसद के पास है। सिर्फ और सिर्फ संसद जो है इस प्रकार के कानून बना सकती है, जैसे अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी, इन तरह के जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं इनको कंट्रोल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। और ऐसा करने पर कोई भी जो है इसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जब ज्वाइन करते हैं उससे पहले ही वो बता देता है कि अगर आपको यहां काम करना है तो आपके मौलिक अधिकारों के लिए संसद ने ये कानून बनाए, अगर आपको मंजूर है तब ज्वाइन कीजिए, वरना आप मत कीजिए, ठीक है। तो ये आपका रखना। आर्टिकल 34 क्या है? इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, क्या है? यदि मार्शल लॉ जो है ये लागू है, ठीक, क्या है? यदि ये मार्शल लॉ जो है ये लागू है तो उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे मान लो कोई एक क्षेत्र है जहां बहुत अधिक उत्पाद हो रहा है, कोई क्षेत्र है जहां अशांति जो है फैल गई है, अव्यवस्था फैल गई है, ऐसे में जो है वहां मार्शल लॉ यानी कि सैनिक जो कानून है वो लागू कर दिया जाता है। अब जहां सैनिक कानून लागू है, जहां मार्शल लॉ लागू है, वहां पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है संसद के द्वारा। मतलब वहां के लोग जो है मौलिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, उस क्षेत्र में, स्पेसिफिक क्षेत्र में, ठीक है, उस समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बाद में जो है उस पर सुनवाई वगैरह सब हो सकती है, पर उस समय तत्काल जब तक मार्शल लॉ लगा है तब तक वहां कुछ नहीं हो सकता, ठीक। अगला, यह अनुच्छेद संसद को संघ या राज्य के तहत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को उन क्षेत्रों में एक आदेश को बनाए रखने या बहाल करने के लिए किए गए किसी भी कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति या कानून कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षित करने का अधिकार देती है। जहां मार्शल लॉ लागू है, जो मैंने अभी बताया उसी को यहां पर इन्होंने कहा है। कहने का मतलब ये है जहां मार्शल लॉ लागू है वहां किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है तो उस, मतलब कोई भी घटना घटती है तो उसकी क्षतिपूर्ति या आदेश बनाए रखने या आदेश बहाल करने का जो है कानून संसद किसे दे देती है? तो याद रखिएगा राज्य को। संघ या तो यूटी जो भी है, अगर वहां कोई यूटी है तो वो यूटी, या कोई स्टेट में मार्शल लॉ लगा है तो स्टेट के पास ये अधिकार है कि जो जहां मार्शल लॉ लगा है वहां जो
कानूनी कार्रवाई के खिलाफ अगर जो क्षतिपूर्ति है उसे सुरक्षित किया जा सके। कहने का मतलब है कोई कुछ घटना होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का अधिकार किसको दिया गया है, यूटी और स्टेट को ये कानून बना के ऐसा कर सकती है। अगला, मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर इस अधिनियम को कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जो भी कानून बनाया जाएगा क्षतिपूर्ति के लिए, उसके चलते जो है मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, ये हवाला देके सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका या अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला, अनुच्छेद 35 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के अनुसार कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद पर है। क्या क्या? संसद अनुच्छेद 16 के खंड 3, मतलब अगर आप आर्टिकल 16 में अंदर 3 जाएंगे, है ना, जहां आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा, वहां आपके 32(2) जो आपका आर्टिकल 32 है उसके अंदर 3 अगर और ऑप्शन डिटेल में मैंने इसलिए नहीं करा है क्योंकि आपके लिए जरूरी नहीं है ना, और ये भी आपके में आएगा नहीं, पर मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको खंड 16 का खंड 3 मतलब 16C, 32C, 33 और 34 याद रहे। ठीक है, अगर आर्टिकल 16(3), अगर 32(3), 33, 34 को अगर देखें तो इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। संसद उन कृत्यों के लिए सजा निर्धारित कर सकती है जिन्हें मौलिक अधिकारों के तहत अपराध घोषित किया गया है। मतलब जो मौलिक अधिकारों के तहत, इनके तहत मौलिक अधिकारों के तहत जो भी अगर संसद ने मौलिक अधिकारों कैसे कह सकते हैं, इसे ऐसे कह सकते हैं, संसद उन कृत्यों के लिए सजा निर्धारित करती है, मतलब उन कामों के लिए सजा निर्धारित कर सकती है संसद के पास यह अधिकार है कि वो इस तरह के कानून बनाए जो मौलिक अधिकारों का हनन करने वालों के लिए हो। तो इस तरह के कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। मान लो किसी ने मौलिक अधिकार का हनन किया, है ना, तो उसके लिए क्या सजा देनी चाहिए? संसद इस पर एक कानून बना सकती है। किस प्रकार की सजा देनी चाहिए? तीसरा, उपर्युक्त मामलों में से संसद कोई भी कानून जो संविधान के प्रारंभ के दौरान लागू होते हैं तब तक लागू रहेंगे जब तक कि इस संसद द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित नहीं किया जा सकता। ये जो आपके दो हैं, ये जो भी दो आपके कानून हैं, इस पर संसद कोई कानून बना सकती है, या ये तब तक प्रवर्तन में रहेंगे, ये तब तक लागू रहेंगे जब तक संसद इन पर और कोई कानून नहीं बना देती, या इन्हें निरस्त नहीं कर देती, या जो है इन पर प्रतिबंध नहीं लगा देती। याद रखिएगा, या इन्हें निरस्त कर दे, या इन्हें रिप्लेस कर दे, या इन्हें संशोधित कर दे, या इन्हें परिवर्तित कर दे। जब तक संसद ऐसा नहीं करती तब तक ये कानून बने रहेंगे। ये आपको याद रखना है। अच्छा, मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिक हैं इन्हें मौलिक अधिकार, कौन कौन से मौलिक अधिकार इन्हें प्राप्त हैं? इसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार है वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, पर यह मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। कौन से? भारतीय संविधान के तहत कुछ मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, अर्थात धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार। ये सिर्फ आर्टिकल अनुच्छेद 15, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को। विदेशी आके ऐसा नहीं कह सकते कि यार तुम तो भेदभाव कर रहे हो, मैं अमेरिका में पैदा हुआ तो क्या हुआ, मुझे भी ये अधिकार चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका में पैदा हुए हो, अमेरिका में जाकर अधिकार ले लो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए अधिकार है। अगला, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अफसर की समानता का अधिकार, आर्टिकल 16। मतलब लोक नियोजन को लेकर अगर अफसर की समानता है तो ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोक नियोजन के तहत किसी को जो भारतीय है उसे रियायत दी जा रही है तो कोई बाहर से अमेरिका से आए कि नहीं भाई साहब मैं भी तो यही नौकरी कर रहा हूं, मुझे भी ये अधिकार चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जिस देश में पैदा हुए हो वहां अधिकार ले लो। कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए, तो लोक नियोजन में अफसर की समानता सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए। भारतीय आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, किसी विदेशी से किया जा सकता है। अगला, भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता। आपका पेशा क्या है, आप यहाँ क्या करना चाहते हैं, आप भाषण में क्या बोलते हैं, आपकी अभिव्यक्ति क्या है, आप अपने विचार कैसे रखते हैं, आप सभा बनाते हैं, संघ बनाते हैं, आंदोलन करते हैं, भारत के नागरिकों को सब कर सकते हैं। विदेश का आके यहाँ का है कि यहाँ कानून का हनन हो रहा है तो ऐसा नहीं माना जाएगा, और ना ही वो आंदोलन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को है, तो ये आपको याद रखना है। ना ही वो आके यहाँ कोई संघ बना सकता है। ठीक है। अगला, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता अधिकार, याद रखिएगा आर्टिकल 39 और 40। जो भी आपके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं, जैसे आप संस्था बनाना चाहते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, आप अपने धर्म के लिए बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। अगर आप
सिर्फ और सिर्फ भारत में पैदा हुए हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि भारत से कोई नए धर्म का व्यक्ति आ जाए और अपनी स्वतंत्रता संस्थान जो है विकसित करे और ऐसे में सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दे तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि ये मेरा मौलिक अधिकार था। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ना भारतीय नागरिकों के पास मौलिक अधिकार है, उनके पास इस प्रकार का कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या हो गए, ये थे आपके मौलिक अधिकार जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सिर्फ नागरिकों को किस अनुच्छेद में क्या है ये सभी आप लोगों के लिए जान लेने जरूरी है। और ये मतलब थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है पर उम्मीद करता हूं आपने शुरू से अंत तक देखी होगी। जो भी आपको दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। अगली बार जब इस तरह की कोई वीडियो आएगी तो उसमें उस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा, इस बात का प्रॉमिस करता हूं मैं। टेंशन ना लो, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आपको उस समस्या का समाधान मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई है नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा आप सभी को इस क्लास को शेयर करना है, इसे लाइक करना है जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में जो आपके लिए स्पेशली एग्जाम को फोकस करके लेकर आई जा रही है, जो कि आपके एसएससी जीडी यूपी ट्रिपल एससी पैट रेलवे ग्रुप डी एमटीएस सीजीएल पीसीएस सब लेवल के लिए है। तो आपको इसे शेयर करना है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।